चलो भैया इधर देखो, आज हम लोग पढ़ रहे थे अरावली, ठीक। देख रहे हो हंसे हो ना, बैलंदना, अरावली। जरा ध्यान देना, ये एरिया हम बना रहे हैं गुजरात का, ठीक। ये उधर दिखाई दे रहा का? दिख रहा है। चलो ठीक, यहाँ देखो, ये एरिया किसका हो जाएगा? RAJ, राजस्थान। हाँ, राज्य सिमरन नहीं, राजस्थान। हाँ, ये पंजाब। पंजाब के बगल वाला कौन सा एरिया आ जाएगा? HR का मतलब हरियाणा। हरियाणा, हिमेश रेशमिया नहीं। और इसके बगल वाला एरिया कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। चलो देखो, ये अरावली है, ये पर्वतमाला बना रहे हैं, बहुत आराम से देखना, क्योंकि सारा का सारा ब्लैक एंड मार्कर है तो एक ही कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये राजस्थान, ये हरियाणा होता हुआ दिल्ली तक, ये वाला एरिया। इस पर्वतमाला का नाम क्या है? तो इस पर्वतमाला का नाम है अरावली, यही है अरावली। तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। कुल मिला के कितने राज्यों में इसका विस्तार है? 4। क्लियर है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ दिखाई दे रहा है? राजस्थान में। क्लियर? अच्छा, इसके बारे में देखो कहा क्या जाता है, इसके बारे में वर्तमान में ये कहा जाता है कि ये एक अवशिष्ट पर्वत है, ठीक। अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या हो जाएगा? अवशेष। अवशेष समझते हो? जैसे अवशेष वो होता था, वो सुने होंगे अवशेष, जैसे मम्मी वगैरह नहीं जू में रखी होती, देखे होंगे। तो पहले कभी आदमी जिंदा रहा है और फिर मरीगा, उसका अवशेष बचा, ठीक है, बचा हुआ पार्ट। तो वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं रेसिडुअल पार्ट, अवशिष्ट भाग। तो वर्तमान में देखो क्या है, तो ये जैसे क्या है? अरेबियन सी है ना, इधर अरेबियन सी। क्लियर? अच्छा, यहाँ देखोगे तो ये वाला क्षेत्र किसका पड़ जाएगा? तो इधर वाला पाकिस्तान, गधों का देश, ठीक है। और उसके बगल में यही ईरान, और उसके बगल वाला एरिया इराक, और फिर उसके बगल वाला एरिया यहाँ सऊदी अरब का एरिया, समझ रहे हो? सऊदी अरब का एरिया। तो देखो प्राचीन काल में क्या था, ये अरावली वर्तमान में जो दिखाई दे रही ऐसा था नहीं, ठीक, ऐसा था नहीं। ये बहुत ऊंची पर्वतमाला हुआ करती थी। इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। वलित का मतलब क्या होता है? जैसे हिमालय तुमको हमने बताया होगा, इट इज द न्यूएस्ट फोल्डेड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, यही तो बताएं। ये फोल्डेड का मतलब क्या होता है? फोल्ड का मतलब होता है कि इसका जो विकास हुआ है वो कई सारे चरणों में हुआ है। तो इसका भी विकास क्या है? कई सारे चरणों में हुआ है। क्लियर है? अच्छा, जरा ध्यान देना, होता क्या था प्राचीन काल में? ये वर्तमान में रेसिडुअल पार्ट है, रेसिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत है। लेकिन पहले क्या था? पहले एक संतुलित अवस्था में और एक व्यवस्थित पर्वत था। हुआ क्या? तुमने देखा होगा जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये कैसा क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र है दरअसल वर्तमान में मरुस्थली, और पहले के समय में भी मरुस्थली क्षेत्र था, तो हमने इसको लिख लिया मरुस्थल, ठीक। अच्छा ध्यान दो, गर्मियों के समय में देखे होंगे एक लोकल विंड चलती है। विंड दो प्रकार की होती है, एक होता है इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल विंड, और एक कहते हैं लोकल विंड। ग्लोबल का मतलब वैश्विक पवनें। वैश्विक पवनें 3 प्रकार की होती हैं, तुमने सुना होगा, जैसे नहीं वो ट्रेड विंड सुने होंगे, व्यापारिक पवनें, एक होती पछुआ पवनें, एक ध्रुवी पवनें। तो वो मानसून में पढ़ा जाता है, यहाँ नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। लोकल विंड ये निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर चलती हैं। जैसे लू के समय में देखे होंगे, मई जून के महीना में अपने यहाँ लू नहीं चलती है, तो उस लू का विकास हुआ यहाँ से, ईरान इराक से। तो लू चली ऐसे, डायरेक्शन क्या थी? वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ चली लू, हिंदी में भी इसको लू कहते हैं, इंग्लिश में LOO होता है, लू। अच्छा, लू चली, ये पवन है कैसी? ठंडी है कि गर्म है? तो ये कैसी है? गर्म है। अच्छा, इस गर्म पवन के साथ क्या चल रही है? तो मरुस्थली क्षेत्र में क्या जमा है? बालू। बालू वास्तव में क्या है? तो अगर देखोगे तो अभी देखना, यहाँ भी बालू का विकास होगा। अभी थार का मरुस्थल बना नहीं है, तो बालू वास्तव में क्या है? स्थल खंड के महीन एवं कठोर टुकड़े होते हैं बालू। इसीलिए देखे होंगे, हाँ, इसीलिए देखे होंगे जो सामान्य मिट्टी होती है उसको अगर पानी डालोगे तो गीली हो जाएगी, बह भी जाएगी, लेकिन बालू कभी बहेगी नहीं। क्लियर है? तो स्थल खंड के कठोर एवं महीन टुकड़े होते हैं, ठीक। अब चलो देखो, अब जब महीन टुकड़े होंगे तो तुमने इसको गांव घर में देखा होगा, जैसे गांव घर में देखा होगा कुआं वगैरह नहीं देखे हो? तो कुआं पे रस्सी से हम लोग पानी खींचते हैं, तो देखे होगे बार बार रगड़ खाने से फिर निशान पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? तो अब देखो, इस लू
जो चल रही है इसमें काहे के कण मौजूद है, मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के कण मौजूद है। क्लियर है। अब जो बालू के कण जाएंगे तो मार्ग में एक अवरोध है, अवरोध कौन है, पर्वतमाला कौन सी, अरावली, और इससे बार बार टकराएंगे, नहीं टकराएंगे, तो टकराएंगे तो बार बार गरम गरम कण टकराएंगे तो इसका इरोजन करेंगे, क्षरण करेंगे अरावली को, यानी काटेंगे। क्लियर है। तो जब इसको काटेंगे तो धीरे धीरे ये जो बहुत ऊंची पर्वतमाला है धीरे धीरे इसका क्षरण होगा कि नहीं होगा। अब धीरे धीरे क्षरण होता जाएगा, वर्तमान में भी हो रहा है क्योंकि लू बराबर चल रही है। क्लियर है। पश्चिम एशिया से, पश्चिम एशिया कहलाता ना क्षेत्र, पश्चिम एशिया से ये पहले प्रवेश नहीं करती थी लू, राजस्थान के बाद नहीं प्रवेश करती थी, लेकिन समय बदलता गया, धीरे धीरे अरावली का क्षरण होता गया, और जब अरावली का क्षरण होता गया तो वर्तमान में ये बहुत क्षरित भाग है, इसीलिए वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, रेसिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत, यानी इसका मतलब प्राचीन काल में ये ऐसा था नहीं। तो जब लू बराबर इसको काटती रही अरावली को, तो अब लू क्या करती है, अरावली को पार करके गंगा घाटी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, ये नहीं सब बिहार वाला एरिया, सब इसमें प्रवेश कर जाती है गर्मियों के समय में, तभी लू चलती है। पहले प्राचीन काल के समय में हमारे यहाँ लू नहीं चलती थी, इसका विकास बहुत समय बाद हुआ है। समझ रहे हो। दुनिया में पहले 3 ही पवन चलती थी, कौन कौन सी, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। लोकल विंड का विकास बहुत समय बाद हुआ है। क्लियर। तो जब लोकल विंड यहाँ चलती रही तो वर्तमान में हो क्या रहा है, एक क्वेश्चन यूपीएससी में बनता है कि वर्तमान में जो राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, और फिर इसको कम करने के उपाय कैसे किए जाएंगे। तो कम करने का उपाय क्या होता है, किनारे बाउंड्री लाइन पे अगर बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाएं तो हवा इनसे टकरा जाएगी, बालू के कण टकरा जाएंगे, वही बैठ जाएंगे, तो बालू के कण के आगे बढ़ पाएंगे नहीं। तो एक विकास हो सकता है कि यहाँ पेड़ों का विकास कर दिया जाए तो मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि लू बराबर चल रही है और अरावली का दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, क्षरण। अच्छा देखो, अरावली का जब क्षरण हुआ तो जो क्षरित भाग होगा, अब मान लो मार्ग में ये हम ही अरावली हैं, मार्ग में इधर से लू आ रही है और हमसे टकराएगी, हमारा क्षरण होगी, तो बालू के कण इधर तो जमा होंगे, महीन महीन कण, तो धीरे धीरे यहाँ महीन महीन पत्थर के कण ही जमा होते रहे, यही किसका विकास कर दिए, बालू के कण बन गए, नहीं बन, तो पत्थर के महीन टुकड़े ही तो हैं, इसलिए यहाँ वर्तमान में कौन सा मरुस्थल बना, तो तुमने सुना होगा थार का मरुस्थल बना। क्लियर है। ठंडा होगा कि गर्म होगा, तो जानते हो कर्क रेखा के पास है तो कैसा होगा, गरम मरुस्थल होगा। क्लियर है। अच्छा अब देखो, ये तो रही अरावली की बात। तो तुमने एक चीज देखी, अरावली पर्वतमाला, अगर हम कहते कहाँ से कहाँ तक, तो राज्य की तुलना में बताओगे तो कहोगे गुजरात से लेकर के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। और स्थान का नाम कहीं ना कहीं होगा ना गुजरात में, तो गुजरात में एक स्थान का नाम है जिसका नाम है पालनपुर, ये लिखा है पालनपुर, ठीक है, पालनपुर। तो पालनपुर से लेकर के कहाँ तक है, दिल्ली तक। तो इसका विस्तार कहाँ है, गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक। क्लियर है। और दिल्ली में ही इसी पर्वतमाला पर तुमने देखा होगा क्या, एक राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन कहाँ है, अरावली पर्वतमाला पर। क्लियर है। अच्छा, चूंकि ये पर्वतमाला है ना, इट इज अ रेसिडुअल माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज बोल रहे हैं, पर्वतमाला, तो रेंज का मतलब क्या होगा, इसमें कई सारी पहाड़ियां होंगी। तो अगर स्थान पे लोगे तो कहां से कहां तक, पालनपुर से लेकर दिल्ली तक, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पहाड़ी होगी जहां से शुरुआत हुई होगी। तो पालनपुर में ही एक यहाँ पर पहाड़ी है जिसका नाम है गिरनार पहाड़ी, एक गिरी पहाड़ी है, गिरी गुजरात वाला एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ कौन है, गिरनार पहाड़ी। तो हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया गिरनार पहाड़ी। क्लियर है। तो गिरनार पहाड़ी से इसकी शुरुआत होती है। तो दिल्ली तो स्थान का नाम है, यहाँ भी कोई पहाड़ी होगी कि नहीं होगी, तो दिल्ली में एक पहाड़ी का नाम है जिसका नाम है क्या, रायसीना पहाड़ी। तो फिर पहाड़ी के अनुसार इसका बताओगे विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो कहोगे गिरनार पहाड़ी से लेकर के कहाँ तक है, रायसीना पहाड़ी तक है। क्लियर है। अच्छा, इसका सबसे ऊंची पहाड़ी कोई ना कोई होगी, इसमें कई सारी पहाड़ियां हैं ना, चूंकि ये क्या है, पर्वतमाला है। तो जब पर्वतमाला है तो इसमें कई सारी पहाड़ियां होंगी, नहीं होंगी, तो कई सारी पहाड़ियां हैं। तो फिर यहाँ पर एक पहाड़ी है राजस्थान में जिसका नाम क्या है, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम है आबू पहाड़ी। और चूंकि पहाड़ी है तो पहाड़ियों की भी कई सारी क्या होती हैं, ऊंची ऊंची चोटियां। तो इसी आबू पहाड़ी की एक ऊंची चोटी का नाम है जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर, गुरु शिखर चोटी। वैसे देखोगे तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है, लेकिन ये मत याद करना, परीक्षा भी ये नहीं चाहती है कुछ भी तुमसे, ठीक है। तो गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज सिचुएटेड इन
आबू हिल। तो गुरु शिखर क्या है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो किस पहाड़ी में स्थित है? आबू पहाड़ी में। तो कोई स्थान होगा राजस्थान में जहां आबू पहाड़ी स्थित होगी, तो उस जिले का नाम है, जहां आबू पहाड़ी स्थित है, इस जिले का नाम है सिरोही जिला। इसी सिरोही जिला के ईस्ट में भी एक जिला देखोगे जिसका नाम है झुंझुनू। झुंझुना नहीं, ये छोटे पे झुंझुना बजावर रहा नहीं ये झुंझुनू जिला है। हाँ, सिरोही जिला के आगे यहाँ पे पड़ेगा राजस्थान में झुंझुनू जिला। तांबा की सबसे बड़ी खान खेतड़ी झुंझुनू जिला में तो है, वो पढ़ने का आगे मिलेगा जहाँ हम लोग मिनरल्स पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ हम लोग खनिज टॉपिक पढ़ेंगे वहीं मिलेगा। अच्छा, एक और खास बात देखो, अरावली पर्वतमाला से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है, ये बना रहे हैं, बहुत महीन बनना है, जरा ध्यान देते रहना, यहाँ जो कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, और इस नदी का नाम क्या है? लूनी। लूनी नदी सुने होंगे, अरावली पर्वतमाला से निकलती है राजस्थान से, और जाकर के ये कौन सा है? कच्छ का रण, यही समाप्त होती है। जब लूनी नदी बताएंगे तो बताएंगे ये भारत की एकमात्र भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदियां क्या होती हैं? जो कभी भी समुद्र से जिनका मिलन नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से या कैसे किसी नदी के माध्यम से नहीं होता है। जैसे यमुना देखे होंगे, तो यमुना कहीं ना कहीं गंगा से मिलती है और फिर लास्ट में जाके बंगाल खाड़ी में गिरती है, तो कहीं ना कहीं यमुना का पानी गंगा के माध्यम से क्या होता है? समुद्र में मिलता है ना। और लूनी किसी भी माध्यम से नहीं समुद्र से मिलती है, तो इसीलिए इसको लैंडलॉक रिवर कहते हैं। फिलहाल हमारा नदी का टॉपिक नहीं है, ठीक है। एक और नदी देखो, इसके निचले भाग से निकलती है अरावली पर्वतमाला से, और जाकर के ये नदी मिल जाती है चंबल की सहायक नदी। यहाँ चंबल नदी बहती है जो कि यमुना की सहायक नदी है, और इसका नाम है बनास। ये बनास नदी है। अब अगली बार से हम वो लाएंगे, वो रंगीन मार्कर ले लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये मतलब करिया होगा, ठीक है कि नहीं? फिर भी समझ रहे होगे? नहीं क्लियर हो रहा कि बैले रही हो जिंदगी भर हैं समझ में आ रहा ना रहा? चलो अच्छा ठीक है। देखो तो अच्छा, अरावली पर्वतमाला बीच में है कि नहीं है? ये देखो लूनी नदी इधर जा रही है, बनास नदी इधर जा रही है, तो ये बताओ बीच में पर्वतमाला होने के कारण क्या बनास नदी का पानी कभी लूनी से मिल पाएगा? तो क्या लूनी का पानी बनास से मिल पाएगा? इसका मतलब ये जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य का करने का मतलब एक दूसरे नदियां आपस में कभी भी मिल नहीं सकती। क्लियर है? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर सेपरेटर। हाँ, कभी कभी इंग्लिश में वाटर सीड भी लिखा रहता है, ठीक है। ये कनाडा वाले ज्यादा जानते होंगे, हम तो जानते नहीं, ज्यादा अंग्रेजी में कहावत नहीं, ये तो जानते हो। इसमें क्या, ये लाइव वगैरह देखो, तुम भी देख रहे होगे, कोई लोग देख रहा होगा तो मुझको जान रहा होगा, हैं? फादर ऑफ इंग्लिश हम नहीं है है कि नहीं? तो तुम जानते होगे वैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? वाटर सेपरेटर। तो अरावली वाटर सेपरेटर का कार्य करती है किसके किसके मध्य? लूनी नदी और बनास नदी के मध्य। क्लियर है? नहीं क्लियर? अच्छा, इतना क्लियर हुआ हो तो फिर एक फोटो खींच लो। चलो अच्छा, अब देखो, अब हम लोग एक पर्वतमाला पढ़ेंगे जिसका नाम है विंध्य। लेकिन विंध्य पर्वतमाला पढ़ने से बहुत कुछ पहले जानना होगा। चलो अच्छा देखो, फिलहाल हेडिंग डाल दो, विंध्य पर्वतमाला, ठीक। अच्छा, जिसे ये पृथ्वी की मान लेते हैं सतह है, और जब ये पृथ्वी की सतह है तो इसका मतलब नीचे वाला भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा? आंतरिक भाग, इंटरनल पार्ट। क्यों आंतरिक भाग? और इसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? वाह्य भाग। वाह्य भाग, इसी वायु भाग को तुम लोग किस नाम से जानते हो? वायु मंडल के नाम से। क्लियर है? एटमॉस्फेयर। अच्छा, आंतरिक भाग 3 तरीके से डिवाइड होता है, आगे चल के बताएंगे जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाएंगे। तो पहले का नाम है क्रस्ट, और दूसरे का नाम है मेंटल, और तीसरे का नाम है कोर। इसी को सियाल, सीमा और निफे कहते हैं, ठीक है। तुम लोग इससे मत जानो भी। तो हम लोग पहले देखें क्रस्ट। अच्छा, पृथ्वी के अंतर्जात बल होते हैं, आगे चल के बताएंगे वैसे क्या होते हैं। जैसे देखे होंगे अचानक से कभी वो पढ़े होंगे, भूकंप की घटना देखे होंगे, नहीं? तो भूकंप की घटना में देखे होंगे एक वो नहीं, धरती कभी कभी फट जाती है, नहीं? तो गांव घर में कहते हैं हाय धरती मैया फाटी नहीं आज, नहीं कहते हैं? देखे होंगे, गांव घर में देखे होंगे। तो धरती मैया नहीं फटत हैं, वो भूकंप आता है, पृथ्वी दरार पड़ जाती है, चटक जाती है पृथ्वी, ठीक है। चलो देखो, अच्छा अब देखना जरा, ये देखो, अब मौसिया देख लेते हो किची किची कर रहे हो।
ये पृथ्वी की सतह है। तो हो सकता है जैसे ये पहले एक नॉर्मल सतह है, जरा ध्यान देना है, इसकी कई सारे स्टेप हैं, तुम जरा स्टेप देखो। ये माना कि ये जैसे नॉर्मल सतह है, ये नॉर्मल सतह है, तो पड़ा रहने दो। अचानक से इसमें क्या हुआ, कंपन शुरू हुआ और पृथ्वी में दरार पड़ गई, तो होगा क्या, हो सकता है ऐसा, देखो क्या हो सकता है, ये पृथ्वी की सतह है और हो सकता है बीच वाला भाग नीचे खिसक के पहुंच गया हो, नहीं पहुंच गया, बीच वाला भाग नीचे पहुंच गया और किनारे वाले भाग अपनी जगह पर रहे। ये बीच वाला भाग कहाँ पहुंच गया है, नीचे, तभी तो कहते भूकंप में धरती में फाट गई, नीचे चला गया। अब दूसरा घटना के देखो हो सकता है, ये तो पहला चित्र हो गया, दूसरा चित्र देखो, दूसरे में ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाला भाग अपनी जगह रहे, बीच वाला भाग, ये देखो बीच वाला भाग अपनी जगह रहे और किनारे वाले भाग टूट करके कहाँ पहुंच जाएं, नीचे पहुंच जाएं। देखो किनारे वाले भाग कहाँ पहुंच गए, नीचे, ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता है। अच्छा ये तीसरा चित्र देखो, हो सकता है किनारे वाले भाग अपनी जगह रहें, किनारे वाले भाग अपनी जगह रहें और बीच वाला भाग ऊपर की ओर चला गया हो। जैसे यहाँ बीच वाला भाग कहाँ चला गया था, नीचे, तो यहाँ बीच वाला भाग कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है। अच्छा अब देखो दो समतल मैदानों के बीच में गहराई दिखाई दे रही कि नहीं, तो इस गहराई की तुलना में तो ये ऊंचाई होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ हमको क्या दिखाई दे रही है, गहराई नहीं दिखाई दे रही है, और यहाँ क्या दिखाई दे रही है, ऊंचाई, ध्यान देना, ये दिखाई दे रही ऊंचाई और ये भी क्या दिखाई दे रही है, ऊंचाई। अच्छा एक चीज बताओ, ये चित्र और ये चित्र देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, बस इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर उतना ही है जैसे नहीं देखे होंगे आजकल वो फर्स्ट ईयर इंटर की लड़कियां धोती पहन लेती हैं, नहीं साड़ी वगैरह पहन लेती हैं, नहीं पहनती हैं, तो हर लड़कियां साड़ी पहनने वाली का औरत हो जाती है औरत वही लड़कियां होती जगह खतरे का निशान लगा होता है नहीं देखे हो, तो उनको तुम भौजी कहोगे क्या, सबको भौजी कहना शुरू कर दोगे, है कि नहीं। तो देखो हाँ अब यहाँ देखो, अब तुम ना हमका बताओ का है का नहीं है, तुम ज्यादा ही जानते हो कुछ, इस पे ध्यान दो। अच्छा ये भी ऊंचाई नजर आ रही है और ये भी क्या नजर आ रही है, ऊंचाई नजर आ रही है, क्लियर। तो ये जो ऊंचाई है ये भी पर्वत ही है, अरे बीच में उठा हुआ भाग समतल मैदान से अचानक से उठा हुआ भाग क्या कहलाएगा, पर्वत ही तो कहलाएगा। तो ये भी क्या है, पर्वत, और ये भी क्या है, पर्वत। अब ध्यान देना क्या कहेंगे, जब किनारे वाले भाग खिसक के नीचे पहुंच जाएं और ऊपर ऊंचाई दिखाई दे बीच वाला भाग, तो इसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, BLOCK माउंटेन, माउंटेन को शॉर्ट में इसे लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं हॉर्स्ट, HORST, हॉर्स्ट। हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं, हॉर्स्ट, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ब्लॉक माउंटेन, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रंशोत्य पर्वत। देखो भ्रंशोत्य पर्वत और हॉर्स्ट की जो देखने वाली जो चित्र है वो समान है, लेकिन अंतर है। अंतर कितना है, ब्लॉक माउंटेन में किनारे वाले भाग नीचे चले जाते हैं और हॉर्स्ट में बीच वाला भाग ऊपर चलाता है, क्लियर है। चित्र एक जैसी, संरचना एक जैसी, बस अंतर कितना है, ब्लॉक माउंटेन में किनारे वाले भाग कहाँ चले जाएंगे, नीचे, और हॉर्स्ट में किनारे वाले भाग अपनी जगह रहेंगे, बीच वाला भाग कहाँ चलाएगा, ऊपर चलाएगा, क्लियर है। अच्छा एक तो ये रहा, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा इसको बाद को देख लेना, फोटो खींच लेना बाद को, ठीक। चलो इसको हटाएं, फोटो खींचना है, फोटो खींच लो जल्दी, फिर हम आगे बढ़ें। चलो अच्छा बाद को देख लेना, वीडियो में देख लेना। यहाँ देखो इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विंध्य पर्वतमाला में काम आएगा, ठीक। यहाँ देखो अब ऐसा हो सकता है जैसे कि माना कि ये जैसे समतल मैदान है, देखो ये समतल मैदान, और समतल मैदान से लगा हुआ एरिया थोड़ा सा गहराई में जहाँ पानी मिलना शुरू हो जाए, ये पानी मिलना शुरू हो गया,
तो ये एरिया क्या कहलाएगा? सी, समुंदर कहलाएगा। क्लियर है? और थोड़ा सा उठा हुआ भाग, ये उठा हुआ भाग ये क्या कहलाएगा? पर्वत। क्लियर? ये पर्वत। अब पर्वत के ऊपर क्या स्थित होते हैं? ग्लेशियर। वास्तव में ग्लेशियर क्या होते हैं? तो कहोगे बर्फ के पहाड़ होते हैं। क्लियर? तो यहाँ क्या जमा होगा? बर्फ जमा होगी। अच्छा, क्या हर बर्फ का पहाड़ ग्लेशियर होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा बर्फ का पहाड़ जिससे नदी निकलती है वही ग्लेशियर होगा, अदरवाइज बर्फ का क्या होगा? पहाड़ होगा। तो सभी बर्फ के पहाड़ ग्लेशियर नहीं होते हैं, लेकिन सभी ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ के पहाड़ होते हैं। अब माना कि इस ग्लेशियर से नदी निकल रही है, ध्यान देना, ये नदी निकल रही है, ये आ रही नदी, अब मैदान से होते हुए फिर लास्ट में इसका मिलन किससे होगा? समुंदर से होगा, ये नदी। अच्छा, इस नदी की खास बात क्या है? ये ऐसे पर्वत के सहारे बह रही है जिसका ढलान कैसा है? कम है। अच्छा, ये बताओ, जब ढलान पर्वत का कम है तो नदी का वेग धीमा होगा कि तीव्र होगा? धीमा होगा, क्योंकि ढलान कैसा है? कम। नदियों की गति पर्वतों की ढलान पर डिपेंड कर होती है। क्लियर? अगर डिपेंड करती हैं किस पर? ढलान पर। ढलान कम है तो वेग भी कम होगा, और अगर ढलान ज्यादा है तो वेग कैसा होगा? ज्यादा। अच्छा, नदियां वास्तव में क्या होती हैं? तो नदी की परिभाषा पे जाओगे, जब नदी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, फिलहाल यहाँ सुन लो। जिसका एक उद्गम हो और एक मुहाना हो, यानी जिसकी एक शुरुआत हो, जिसका एक अंत हो, और किसी पर्वत के सहारे वो निश्चित ढलान के सहारे सहारे जल की विशाल राशि होती है और प्रवाहित होती है। तो तुम कह सकते हो जल की एक ऐसी विशाल राशि जो निश्चित ढलान के सहारे सहारे प्रवाहित होती है और जिसका एक उद्गम होता है और एक मुहाना होता है, वो क्या कहलाती है? नदी कहलाती है। क्लियर है? नदी कहलाती है। अच्छा, ये नदी का वेग कैसा होगा? क्योंकि पर्वत का ढलान कम है तो नदी का वेग भी कैसा होगा? धीमा। क्योंकि जल की विशाल राशि है तो नदियां क्या करेंगी? काटेंगी। किसको? पर्वत को। अच्छा, मैदानी क्षेत्र में लोग निवास करते हैं तो कई शहरों की फैक्ट्रियां स्थित होती हैं, उनसे मलबा निकलेगा, वो मलबा भी उसी नदी के माध्यम से ही तो निकलेगा, नहीं जाएगा? और लास्ट में वो मलबा कहाँ जमा हो जाएगा? समुंदर के किनारे जमा हो जाएगा, नहीं जमा होगा? ये मलबा ही क्या है? मड है, कीचड़ है। क्यों? और इसी कीचड़ को हम लोग सेडिमेंट कहते हैं, अवसाद कहते हैं। तो अवसाद जमा होगा नदियों द्वारा, कहाँ? समुंदर के किनारे, जो किसका रूप ले लेगा? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा। तो वास्तव में नदी डेल्टा का निर्माण करती है। तो डेल्टा होता क्या है? नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद जो समुद्र के किनारे जमा हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। क्लियर है? अब चलो, ये कंडीशन कब की है? जब पर्वत का ढलान कैसा है? तीव्र है कि कम है? कम है। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है, जरा ध्यान देना, ये माना कि ये मैदान है, जरा ध्यान दो, मैदान है, ये मैदान है, वो अचानक से तुमको ऐसा पर्वत मिला जिसका ढलान क्या है? बहुत तीव्र है। तो ये पर्वत है और ये लिख लिया हमने क्या? ढलान और तीव्र। अच्छा, तीव्र ढलान वाले पर्वत क्या कहलाते हैं? तो तुमने अभी पढ़ा था भ्रंशोत्य पर्वत, नहीं पढ़ा था? भ्रंशोत्य पर्वत अचानक से भाग किनारे वाले कहाँ चले गए थे? नीचे। किनारे वाले भाग कहाँ चले गए थे? नीचे। और बीच वाला भाग ऊपर उठा था, तो ऐसे ये नीचे भाग चले गए और बीच में ऊपर भाग उठा रह गए, तो ये क्या कहलाया? भ्रंशोत्य पर्वत। अच्छा, भ्रंशोत्य पर्वत है तो इसका मतलब ढलान इसका क्या होगा? तीव्र होगा। और ऊपर क्या होगा? ग्लेशियर। क्यों? ऊपर होगा ग्लेशियर। अच्छा, ये तो मैदान है, लास्ट में जाके तुमको फिर से यहाँ क्या मिलेगा? समुंदर मिलेगा, नहीं मिलेगा? सी मिलेगा। अच्छा, हो सकता है पर्वत के बगल में, जरूरी तो है नहीं कि मैदान ही मिले, ऐसा कोई जरूरी का नहीं। हो सकता है पर्वत के बगल में तुम्हें फिर से तुरंत ही क्या मिलना शुरू हो जाए? समुंदर मिलना शुरू हो जाए। क्लियर? अच्छा, ये समुंदर मिलना शुरू हो गया है। अब ग्लेशियर पिघलेगा, तो ग्लेशियर पिघलेगा तो नदी का रूप धारण करेगा और नदी ऐसे आकर के डायरेक्ट यहाँ गिरेगी। अच्छा, अब यहाँ समझ नहीं पाओगे, इसको समझने से पहले एक चीज देख लो। तुमने देखा होगा बरसात के समय में गलियारा बहता है, अब गलियारे में देखे होंगे कई प्रकार के कीड़े बता रहे हैं, वो कूड़ा कचड़ा नहीं होता है, सनकी उनकी कमला पसंद तुलसी से पड़ा होता है, कचड़े तो होता है नहीं देखे हो? जी तुम कमला पसंद नहीं आती हो क्या? अच्छा देखो, कहो दो पूड़िया खाई हुई कम धीरे धीरे तुम लोग तम्बाकू खाए हो नहीं खाए हो? जिंदगी में किया का हो? खाए। हाँ ठीक है, ये सब खाते पीते रहो, शराब पियो, दारू ये सब करना चाहिए। हाँ ठीक है, ये बीड़ी वीड़ी नहीं, बीड़ी पिया करो हमारे साथ, तुम लोग भी मिलना, बीड़ी पिलाएंगे तुमको, ठीक है
हर एक गुरु बिल्कुल वो शिक्षा प्रद बातें नहीं करता है, कभी कभी बीड़ी भी पिलाता है। तो इधर देखो, तो देखे होगे ये सब मलबा कहलाता है, गांव घर का नहीं। और जाकर के गांव में देखे होगे तलैया, तलैया तलैया इज द वाइफ ऑफ बड़ा ताल, समझ रहे हो? उनके लड़का बच्चा देखे हो, लेवारे वगैरह वही सब क्या होते हैं, लड़के बच्चे होते हैं, नहीं देखे हो? चलो अच्छा देखो, तो देखो तलैया के किनारे क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, कचड़ा। अब कचड़ा जो जमा होगा वो क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा। क्लियर है? अब चलो चुपचाप देखना, बीच में ना बोलना। तो ये डेल्टा कहलाता है। तो गांव घर का जो कचड़ा जमा होता है बरसात के समय गलियारे के माध्यम से, वो जाकर के तलैया के किनारे जमा हो जाता है, वो क्या कहलाता है? वैसे बिल्कुल सेम प्रोसेस कहाँ होती है, इस बड़े लेवल पर। तो समुद्र में वो डेल्टा कहलाता है, गांव घर में वो डेल्टा नहीं कहलाता। क्लियर? अच्छा और एक चीज देखो, उसमें कभी कभी देखे होगे पनारा, पनारा जानते हो कि तुम लोग शहर में रहने लगे हो, कनाडा बिलोंग करने लगे हो, पाइप जानते हो, पनारा, ठीक। तो देखो अच्छा, पनारा जो होता है वो गलियारे में गिरता है, और जहाँ गिरेगा अगर कच्ची जमीन है वहाँ नहाने मत लगना, तुम्हें खोपड़ी छेद नहीं बनेगा। जहाँ जमीन में गिरेगा वहाँ गड्ढा बनाता है। अच्छा वो गड्ढा क्यों बना? क्योंकि पनारे के माध्यम से अगर पानी आ रहा है तो प्रवाह उसका क्या होगा, तीव्र होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये पर्वत तीव्र ढलान वाला है, और तीव्र ढलान वाला है तो जो नदी आ रही है तो इसका प्रवाह क्या होगा, तीव्र होगा। और तीव्र प्रवाह के सहारे बिल्कुल पनारे समझ ले लगा है, और पनारे से अगर पानी गिरेगा, जहां गिरेगा वहां क्या बनाएगा, गड्ढा बनाएगा। तो इसका मतलब यहां पर बनाएगा गड्ढा। समझ रहे हो कि नहीं कि बिल्कुल तुम हो गड्ढे हो? तो यहां बनाएगा गड्ढा। देखो ये, तो इसको तुम कहोगे गड्ढे नुमा संरचना कह सकते हो। तो गड्ढे नुमा संरचना। अच्छा उसके बाद इस गड्ढे में पानी भरेगा, और फिर पानी भर करके फिर आगे की ओर बढ़ेगा और समुद्र में जाके मिल जाएगा। तो मैदान में इसका प्रवाह धीमा पड़ जाएगा, समुद्र के आसपास फिर से ये क्या बनाएगा, डेल्टा का निर्माण कर देगा। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ भी डेल्टा का निर्माण हुआ था और यहाँ भी डेल्टा का निर्माण हुआ है, लेकिन इस चित्र और इस चित्र में अंतर इतना है कि ये पर्वत कम ढलान वाला है और तीव्र ढलान वाला है, और इस डेल्टा और पर्वत के बीच में गड्ढे नुमा संरचना बनी है जो कि यहाँ पर नहीं बनी है। क्लियर है? अच्छा हो सकता है इधर भी जा रहा हो कौन, नदिया नहीं जा रही है जाकर के समुद्र में, यहाँ भी तुम बहा सकते थे नदी। ये ना सोचना कि इधर इन्होंने एक ही तरफ बनाया है दूसरी तरफ नहीं बनाया है, दूसरी तरफ आगे मैदान होगा फिर समुद्र होगा, तो डेल्टा तो निर्माण करेगा। हमने आधा चित्र बनाया है, उसे समझने की कोशिश करो। अच्छा डायरेक्ट जाके ये समुद्र में गिरी तो फिर समुद्र में भी क्या बनाएगा, गड्ढा बनाएगा, क्योंकि तीव्र प्रवाह है तो क्या बनाएगा, गड्ढा। तो यहाँ भी बनी है गड्ढे नुमा संरचना, गड्ढे नुमा संरचना। अब ये जो अगर डायरेक्ट गड्ढे नुमा संरचना अगर समुद्र में बनी है तो फिर यही कहलाती है क्या, एस्चुअरी। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ज्वार नद मुख। क्लियर है? और ये जो गड्ढे नुमा संरचना यहाँ मैदानी क्षेत्र के बगल में, पर्वत के बगल में बनी है, यही हमारी कहलाती है झील। तो तुमसे पूछे वास्तव में एस्चुअरी क्या होती है, तो तुम कहोगे ऐसी नदियां जब तीव्र ढलान वाले पर्वत के सहारे बहती हैं, अर्थात भ्रंशोत्य पर्वत के सहारे बहती हैं। क्लियर? तो फिर वो क्या करती हैं, समुद्र में जाके डायरेक्ट गिरती हैं तो वहां गड्ढे नुमा संरचना बनाती हैं, और वही गड्ढे नुमा संरचना क्या कहलाती है, एस्चुरी, या हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख। इसीलिए तुम लोग पढ़ोगे नर्मदा ताप्ती भारत में सबसे बड़ा एस्चुरी बनाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नर्मदा ताप्ती ऐसे पर्वतवा के सहारे चल रही होंगी जिनका ढलान कैसा होगा, और वो पर्वत कैसे होंगे। इसका मतलब फिर यही हुआ कि नर्मदा और ताप्ती भ्रंशोत्य पर्वत के सहारे बहती हैं। क्लियर है? भ्रंशोत्य पर्वत के सहारे बहती हैं, और चूंकि सबसे बड़ा एस्चुरी बनाती हैं तो भारत में कोई ना कोई सबसे बड़ा भ्रंशोत्य पर्वत भी तो होगा। आगे चल के भी बताएंगे। ये विंध्य, सतपुड़ा, अजंता ये सब कैसे हैं, ब्लैक माउंटेन है, उनमें सबसे बड़ा सतपुड़ा है। फिर भी बताएंगे ब्लैक माउंटेन मतलब भ्रंशोत्य पर्वत। बिल्कुल ही बेल नहीं करिए, तनिक देर में भूल जाता हो हैं। तुमसे बढ़िया तो ये देखो, ये जो देखेंगे वो है, इधर देखो, ये क्लियर है कि नहीं, नहीं क्लियर? बस अब चलो जरा बिंदी की तरफ आते हैं, ये हटा रहे हैं। तो देखो फिर से एक बार देख लो। अच्छा पर्वत दो प्रकार के होंगे, एक सामान्य ढलान वाले और तीव्र ढलान वाले। सामान्य ढलान का मतलब कम ढलान वाले। तो कम ढलान वाले पर्वत के सहारे अगर नदियां चल रही हैं तो उन नदी का प्रवाह होगा धीमा, चूंकि नदियां, अब तुम ना बोलो, हमका बोलन दो, आओ तुम आ जाओ, आओ तुम शौकीन ज्यादा हो ये हमका बोलने नहीं देते है कि नहीं। तो तीव्र ढलान के सहारे लो हम खड़बड़ा गए,
कम ढलान वाले पर्वत के सहारे चलेंगे। अब वहीं यहाँ ब्लैक माउंटेन को ब्लैक माउंटेन नहीं कह पा रहे थे, अब आगे आगे बता रहे हैं, उसी ज्यादा उलझ रहे हैं कि नहीं। तो कम ढलान वाले पर्वत के सहारे अगर नदियां चलेंगी तो अपने साथ अवसाद लेकर के जाएंगी, जो समुद्र में जमा करेंगी वही अवसाद क्या कहलाएगा, डेल्टा। तो डेल्टा के निर्माण के लिए एक, तुम लोग ना बोलना, डेल्टा के निर्माण के लिए एक कंडीशन होती है कि पर्वत का ढलान कम होना चाहिए। अब अगर पर्वत का ढलान तीव्र हो गया तो अगर डायरेक्ट नदी जाकर के गिरेगी, इसका मतलब नदी का वेग भी तीव्र होगा। क्योंकि मैदान में जाके गिरेगी तो फिर किसका निर्माण करेगी, झील का, और अगर डायरेक्ट समुद्र में गिरी तो किसका निर्माण करेगी, एस्चुअरी का। इतना होगा, समझ रहे हो ठीक। और तुम लोग समझ रहे ठीक, नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं। चलो यहां देखना, तुरंत ही देखो। अच्छा अब आते हैं विंध्य पर्वतमाला की ओर, ठीक। बहुत आराम से देखना, ये छोटा सा चित्र बनाते हैं, उसी समझ जाओगे। ये गुजरात वाला एरिया, ये राजस्थान वाला एरिया, छोटे से चित्र में समझ जाओगे। ये ऊपर कौन हो जाएगा, RAJ, राजसिमरन नहीं, राजस्थान। ये कौन सा हो जाएगा, MP। और ये तो गुजरात है, ये क्यों, ये गुजरात है। और इसके बगल वाला, ये MP के बगल वाला चलता चला आएगा उत्तर प्रदेश वाला एरिया, ठीक। UP, ये UP लिख लिए, इधर पंजाब वगैरह से चला जाएगा, ये UP देख लो। और ये MP, और MP के बगल से लगा हुआ क्षेत्र ये कौन सा आ जाएगा, CH का मतलब क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और इसके बगल, उत्तर प्रदेश के बगल वाला, ये वाला तो JH हो जाएगा, झारखंड। और ये वाला हो जाएगा बिहार। ध्यान देते रहना, बिहार। तो एक पर्वतमाला है जो कि गुजरात से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग से लेकर के ये छत्तीसगढ़ और बिहार से भी होती जाती है। ये वाली देखो, अभी खुद ही बिहार में बन जाएगा। ये देखो बिहार में बनी कि नहीं बनी, नहीं बनी। तो इसका मतलब इस पर्वतमाला का विस्तार कहाँ है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में, बिहार में और छत्तीसगढ़ में। कुल मिला के कितने राज्यों में है, 5, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। और सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और इसी पर्वतमाला का नाम क्या है, विंध्य पर्वतमाला। क्लियर। अब चलो इसको जरा अलग अलग तरीके से देख लो विंध्य पर्वतमाला को। विंध्य पर्वतमाला मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है, लेकिन सबसे पहले तो इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया एक नदी ने। ये पहले एक विंध्य पर्वतमाला थी, लंबी लंबी। ये है विंध्य पर्वतमाला, ठीक। हमने यहाँ लिख दिया विंध्य पर्वतमाला। इस विंध्य पर्वतमाला को 2 भागों में विभाजित कर दिया एक नदी ने, जिसका नाम है सोन नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी पटना में जाके मिलती है, जब नदी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो सोन नदी ने क्या किया है, विंध्य पर्वतमाला को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। एक भाग कहलाया पूर्वी भाग और दूसरा कहलाया पश्चिमी भाग। तो ये क्या हो जाएगा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्य रेंज और ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्य रेंज। क्लियर। विंध्य पर्वतमाला का पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग को वर्तमान में तुम किस नाम से जानते हो, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार विंध्य पर्वतमाला का भाग है, याद रखना। पश्चिमी भाग 3 भागों में विभाजित हो गया। एक कहलाया पश्चिमी भाग का सबसे पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग का मध्यवर्ती भाग और पश्चिमी भाग का पूर्वी भाग। तो पूर्वी, मध्य और पश्चिमी, किसका, पश्चिमी भाग का। क्लियर है। अच्छा देखो, ये पश्चिमी भाग कहलाया विंध्यांचल, और ये जो मध्य वाला भाग है इसको हम लोग नाम जानते हैं भारनेर का पठार। कहीं कहीं भांडेर भी लिखा होता है, भांडेर पठार। और ये क्या कहलाती है, कैमूर पहाड़ी। तो इसे कैमूर पर्वत या कैमूर पहाड़ी कहते थे। ये क्या हो गया, कैमूर पर्वत। अच्छा, दुनिया की एकमात्र ऐसी पर्वतमाला है जो साथ साथ किसके चलती है, पर्वत और पठार से लगी हुई है। नहीं तो देखोगे अगर पर्वत है तो फिर पर्वत ही मिलेगा। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल और मिलता है, हिमालय, जिसमें लद्दाख का पठार आता है, समझ रहे हो। लेकिन मुख्यतः अगर देखना है दुनिया में तो पर्वत और पठार का सम्मिलित रूप देखना है तो कौन सी पर्वतमाला देखोगे,
विंध्य पर्वतमाला। तो अच्छा, बहुत से लोग देखो क्या कहते हैं, विंध्याचल पर्वत पढ़ने लगते हैं, विंध्य को ही नहीं। विंध्याचल इज द पार्ट ऑफ विंध्य रेंज। विंध्याचल एक अलग है जो विंध्य का पश्चिमी भाग है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? बहुत लोग इसको विंध्याचल पर्वतमाला पढ़ाने लगते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला नहीं, विंध्य पर्वतमाला है जिसका भाग है एक कौन, विंध्याचल पर्वत। अब वो भी कौन है, विंध्याचल पर्वतमाला का जो पश्चिमी भाग है उसमें सबसे पश्चिमी भाग है कौन सा, विंध्याचल पर्वत। क्लियर है? यहाँ तक है, यहाँ तक देख लो, इसके आगे अगले दिन पढ़ाएंगे। अब इसमें बहुत सारी चीजें बतानी बाकी। क्लियर?